बच्चों, आज हम 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत चौथा जगत फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। जगत फंजाई या इसी को कवक जगत भी कहा जाता है। इस फंजाई जगत या कवक जगत के अंतर्गत आने वाले समस्त जो जीव होते हैं वो मुख्य रूप से परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए जो है पूर्ण रूपेण दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, तो उन जीवों को इस जगत में स्थान दिया गया है। फिर इस जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात उनकी शरीर में जो है शरीर का जो स्तर होता है वो बहुकोशिकीय स्तर का होता है, उत्तक स्तरीय होता है। इसके अलावा इनमें एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, तंतु पाए जाते हैं, या इनका जो शरीर जो होता है वो सुकायनुमा रहता है। सुकाय का मतलब ये है कि एक ऐसा वो बन जाता है, गोला बन जाता है। इसमें इनके जो शरीर है वो 3 भागों में नहीं बटा रहता। जैसे पौधों में हम देखते हैं जड़, तना और पत्ती, है ना, उस प्रकार इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। तो इस रूप को कहा जाता है थैलस। इस थैलस के अंतर्गत असंख्य जो है छोटे छोटे महीन तंतुएं पाई जाती हैं। इन तंतुओं को माइलिटीज कहते हैं। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके अंदर जो तंतुएं पाई जाती हैं वो कहलाते हैं माइलिटीज, और इनका ये जो शरीर जो है वो कहलाता है थैलस, या इसी को कहते हैं सुकाय। सुकाय का मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर जो है जड़, तना और पत्ती में विभाजित ना हुआ हो वो कहलाता है सुकाय। फिर इस जगत के अंतर्गत आने वाले समस्त जो जीव होते हैं उनमें जो जनन की जो क्रिया होती है वो अलैंगिक और लैंगिक जनन होता है। अतः इनमें जो जनन की प्रक्रिया जो होती है वो लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का होता है। फिर इनमें जो भोजन का जो संग्रहण है वो ग्लाइकोजन के रूप में या फिर तेल के रूप में किया जाता है। इनको अपने शरीर में भोजन को संचित करके रखना है। जैसे हमारे शरीर में भोजन जो है एटीपी के रूप में संचित रहता है, तो उसी प्रकार इनमें ग्लाइकोजन या फिर तेल के रूप में संरक्षित रहता है। इसके बाद इनके शरीर के चारों ओर जो है कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। इनके शरीर के चारों ओर कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। फिर इनमें जो ये जो जीव जो है मुख्य रूप से अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटक इसको कहते हैं ऐसे जीव जो वातावरण में उपस्थित जो मृत पदार्थ है या फिर जो मृत शरीर है उसको अपघटित करके उनके अंतर्गत पाए जाने वाले जो रासायनिक तत्व होते हैं उन रासायनिक तत्वों को वापस मृदा में मिला दें, तो ऐसे जीवों को कहा जाता है अपघटक। अब अगला जगत देखते हैं। जगत एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया के अंतर्गत उन समस्त जीवों को रखा गया है जिनको हम जंतु के नाम से जानते हैं, जंतु के नाम से परिचित हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इनको मेटाजोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस जगत के जो जीव होते हैं इनको मेटाजोन्स कहते हैं, अर्थात इनका जो शरीर जो होता है वो बहुकोशिकीय स्तर और अंग स्तरीय स्तर का पाया जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है मेटाजोन्स, अर्थात इनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें जो कोशिका भित्ति का जो है पूर्णतः अभाव होता है। जैसे पादप प्लांटी जगत के अंतर्गत आने वाले समस्त जीव में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो इसमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। फिर इनमें इस जगत के अंतर्गत आने वाले किसी भी जीव में जो है हरित लवक नहीं पाया जाता। अब हरित लवक नहीं पाया जाता तो इनमें जो पोषण की जो विधि होगी वो पोषण की विधि क्या होगी? विषम पोषी पोषण होगी। विषम पोषी पोषण अर्थात अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए जो है ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहेंगे, निर्भर रहेंगे। ठीक है। फिर इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में प्रचलन भी होता है और गति भी होता है। प्रचलन का मतलब होता है
किसी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और गति का मतलब होता है एक स्थान पर स्थिर रहकर या फिर चलते चलते शारीरिक अंगों का हिलना और डोलना। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, हम जंतुक एनिमलिया जगत के अंतर्गत आते हैं, हम अपने हाथ को हिला रहे हैं, इसका मतलब हमारे हाथ में गति हो रही है। हमारी नज़रें जो है बार बार इधर उधर घूम रहा है, अर्थात आँख में क्या हो रहा है, गति हो रहा है ना। लेकिन वहाँ पर आँख को हम हिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर गति मतलब प्रचलन हो रहा है ना। प्रचलन कब होगा, जब हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से हटकर जो है यहाँ आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ से इस तरफ चले जाएं, तो ये कहलाता है प्रचलन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो एनिमलिया जगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उनमें सब में प्रचलन होता है, और ये प्रचलन की क्रिया उनके शरीर एनिमलिया जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीवों के शरीर में जो कंकाल तंत्र होता है और पेशियां होती हैं, है ना, कंकाल तंत्र और पेशी तंत्र के संकुचन और शिथिलन के कारण ये इस जगत के जीव जो है प्रचलन कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। अप्रकाश संश्लेषी होते हैं अर्थात ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, है ना, और प्रकाश संश्लेषी जीवों पर अपने पोषण के लिए जो है पूर्ण रूप में आश्रित रहते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव किसको कहेंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं बना रहे हैं, अर्थात प्राणी जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं, पेड़ पौधे जो हैं, है ना, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हम इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव अपने पोषण के लिए पूर्ण रूपेण उन्हीं पर आश्रित रहते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवों पर आश्रित रहते हैं। इसके अलावा इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीवों में जो पोषण होता है प्राणी समभोजी प्रकार का होता है। प्राणी समभोजी के प्रकार का मतलब इसमें जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है वो पूर्ण रूप से उसको निगल कर लिया जाता है। फिर इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जितने भी जीव होते हैं उनमें प्रजनन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से लैंगिक जनन की विधि द्वारा होती है ना। लैंगिक जनन किसको कहेंगे, ऐसे जनन जिसमें दो लिंगों की आवश्यकता होती है ना, तो उस जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के द्वारा इनमें प्रजनन की क्रिया संपन्न होता है। फिर पारिस्थितिक दृष्टि से इस जगत के जो जीव होते हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में रखे गए हैं, है ना। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, उपभोग करने वाला। जैसे हम जीवों के जो जीवन शैली है उस जीवन शैली को देखें तो जीवन शैली के आधार पर जो जीव जो होते हैं या कोशिकाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, है ना। तो उत्पादक किसको कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन का संश्लेषण जो है भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। लेकिन जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे हैं बल्कि दूसरे के बनाए हुए भोजन पर पूर्णतः डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, तो उनको कहा जाता है उपभोक्ता, है ना। ये उपभोक्ता को तीन श्रेणी में बांट दिया गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो एनिमलिया जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कुछ एनिमलिया के अंतर्गत आने वाले जीव जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कुछ द्वितीयक होते हैं और कुछ तृतीयक होते हैं। और इसके अलावा इस जगत के अंतर्गत आने वाले कुछ जीव जो हैं परजीविता भी प्रदर्शित करते हैं, मतलब परजीवी जीवन यापन करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि मनुष्य के शरीर के जो सिर के जो बाल होते हैं, है ना, वहाँ पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, जुएं होते हैं, ह्यूमन लाउस जिसको कहते हैं, है ना। वो ह्यूमन लाउस एक जंतु है लेकिन वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, और जब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता तो क्या करता है, वो हमारा रक्त को चूसता है। उसी प्रकार मच्छर को देखें, है ना, मच्छर क्या करता है, किसी भी जंतु का जो है वो रक्त को चूसता है, ठीक है। तो किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा है, वो परजीवी जीवन यापन कर रहा है। परजीवी मतलब वो दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए आश्रित है, ठीक है। अब हम देखते हैं पांच जगत वर्गीकरण की उपयोगिता क्या है। पांच जगत वर्गीकरण के उपयोगिता, इसकी क्या महत्ता है ना। तो पांच जगत वर्गीकरण जैसे ही प्रस्तुत किया गया इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट हो गई, है ना। इससे पहले द्विजगत वर्गीकरण किया गया था, उस द्विजगत वर्गीकरण में बहुत सारी कमियां थी, वो कमियां दूर हो गई, है ना। कमियां कैसे दूर हो गई, द्विजगत वर्गीकरण में क्या किया गया था, एक कोशिकीय जीवों को और बहुकोशिकीय जीवों को एक ही जगत में स्थान दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ,
एक कोशिकीय जीवों को अलग किस जगत में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, है ना। और जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनको अलग से उनके लिए जगत बना दिया गया, ठीक है, प्रोटिस्टा। तो इस तरीके से उनमें जो कमी थी वो कमी दूर हो गई। इसके अलावा इस वर्गीकरण से एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय अलग हो गए, और फिर साथ में जो प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जो जीव हैं वो अलग हो गए, जिससे स्पष्ट हो गया कि कौन सा जीव को हम प्रकाश संश्लेषी कहेंगे और कौन सा जीव को अप्रकाश संश्लेषी कहेंगे, है ना। इसी प्रकार 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है वो द्विजगत वर्गीकरण से अधिक प्राकृतिक है, अधिक प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि इसमें कमियां बहुत कम है। मतलब जो अनियमितताएं थी उस वर्गीकरण में, वो इस वर्गीकरण में जो है वो अनियमितताएं दूर हो गई। अब देखते हैं हम इसकी कमियां। चूंकि किसी भी कोई भी वैज्ञानिक द्वारा जो सिद्धांत दिया जाए या जो नियम बनाया जाए वो 100% सत्य नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें खामियां रहती हैं। वो खामियां किसके द्वारा निकाला जाता है? हम ही मानव के द्वारा निकाला जाता है। मतलब एक वैज्ञानिक ने अपना एक खोज दे दिया, एक अपना सिद्धांत लिख दिया, दूसरा वैज्ञानिक उसी पर जब फिर से अपना वो शुरू करेगा, निरीक्षण शुरू करेगा, तो कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी, है ना। तो वो कमी मिलेगी तो उसको जो है तुरंत वहाँ पर वो नहीं कर सकता, इसलिए उसको अलग से पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि उस वर्गीकरण में या उस सिद्धांत में क्या कमियां थी। तो उसी प्रकार 5 जगत वर्गीकरण जो है पूर्ण रूप से सही होने के बावजूद या वर्तमान में जो है सर्वाधिक प्रचलित होने के बावजूद उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां अंतर्निहित हैं या उपस्थित हैं, ठीक है। ये कमी क्या क्या है? इस जगत में जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे हुए कुछ जीव हैं, एक कोशिकीय जीव और कुछ बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ स्थान दे दिया गया है। कहाँ पर? प्रोटिस्टा जगत में, जो सही नहीं है, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा जगत में प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उन जीवों में इतनी अधिक विविधता है कि उनको एक जगत में रखना उपयुक्त नहीं है ना। उनके लिए क्या करना था? और उनको दूसरे जगत में स्थान देना था, ठीक है। इसी प्रकार इस जगत में या इस प्रकार 5 जगत वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया, इसमें आज भी विषाणु को किसी जगत में स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। इससे पहले आपने विषाणु के बारे में पढ़ा है ना, जो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है, उसको किसी भी जगत में, मतलब जो 5 जगत बनाया गया है उस 5 जगत में किसी भी जगत में उसको स्थान नहीं दिया गया। ये भी कमी है। इसके अलावा इस वर्गीकरण में जो है कुछ मिलते जुलते लक्षण वाले जीवों को जो है एक ही साथ एक ही जगत में जो है रख दिया गया है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कमियां हो गई। अब हम देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण के आधारी लक्षण। पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारी लक्षण। जो 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, इसका एक मूल आधार बनाया गया था, है ना। मूल आधार के आधार पर ही जीवों को जो है द्विजगत वर्गीकरण को जो है परिवर्तित करके उसको 5 जगत वर्गीकरण में बदला गया था। प्रत्येक जीवों में कुछ न कुछ ऐसे विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं को पॉइंट आउट करके उनको जो है उनका अध्ययन करके जो है कुछ मुख्य रूप से 5 आधारी लक्षण जो है प्रस्तुत किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। उसमें से पहला जो लक्षण है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मान्यता। यूकैरियोटिक की मान्यता, ये पहला आधारी लक्षण है ना। प्रत्येक जो जीव हैं उन जीवों में, प्रत्येक जो जीव हैं उनमें पाए जाने वाले जो केंद्रक भित्ति है या केंद्रकी आवरण है, इस केंद्रकी भित्ति या केंद्रकी आवरण के आधार पर जीवों को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। मतलब जीव कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, है ना। क्या? प्रोकैरियोटिक
जीव और दूसरा यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब ये होता है कि, या प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब ये होता है कि ऐसे कोशिका जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्र की आवरण का या केंद्र की भित्ति का पूर्ण रूप से अभाव होता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे? विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटिस्टेंस हो गए, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं, कोशिका कहलाते हैं, क्योंकि उनके केंद्र के चारों ओर केंद्र की आवरण का अभाव होता है। और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक जीव। तो ऐसे जीव जिनके शरीर में जो कोशिकाएं उपस्थित हैं, उन कोशिकाओं के चारों ओर केंद्र, स्पष्ट केंद्र की भित्ति या केंद्र की आवरण पाया जाता है, ठीक है, वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो इस प्रकार से इनके आधार पर जंतुओं को जो है दो अलग अलग जगत में स्थान दिया गया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इसके अलावा आगे और जो 5 जगत है वो। फिर दूसरा हम देखते हैं पोषण प्राप्त करने की विधि। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि। अब हमें ये मालूम है कि सभी जीवों में पोषण एक ही जैसे प्राप्त नहीं किया जाता, ठीक है। अलग अलग जीव जो है अलग अलग ढंग से अपने पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण का मतलब होता है शरीर को पोषना। क्यों पोषा जाता है? हमारा जो शरीर है या जीवों का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उन कार्बनिक तत्वों की प्रतिपूर्ति करने के लिए, है ना, क्या किया जाता है? बाहर से फिर से भोजन के रूप में भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। अब वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की जो विधि होती है प्रत्येक जीव में अलग अलग होती है, उसी को कहते हैं पोषण विधि। तो पोषण प्राप्त करने की विधि के आधार पर हम जीवों को जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पौधों में पोषण की विधियां, पौधों में पोषण की विधियां। तो पौधों में जो पोषण की विधियां मुख्य रूप से कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला होता है स्वपोषी। स्वपोषी या स्वपोषिता का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अभी प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा जल व खनिज लवण को अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो उस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, है ना। इसलिए इनको कहा गया है क्या? स्वपोषी। स्व मतलब होता है स्वयं और पोषी मतलब होता है पोषना, मतलब स्वयं को पोषना। ये जो है किसी भी तरीके से दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहते। तो ये कहलाता है, ये ऐसे जीव कहलाते हैं स्वपोषी जीव। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे? समस्त हरे पेड़ पौधे। दूसरा देखते हैं इसी में विषमपोषी जीव। पौधों में भी कुछ जीव ऐसे हैं जो विषमपोषी होते हैं, मतलब उनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं पाया जाता। तो बी हो गया विषमपोषी या विषमपोषिता। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए जो है पूर्ण रूप में दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं विषमपोषी जीव। और पोषण की इस विधि को कहा जाता है विषमपोषिता, ठीक है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते, तो उनमें कौन कौन सी विषमपोषी जीव के समान व्यवहार करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा पोषण होगा? इसके अंतर्गत पहला है परजीवी। अब यहाँ पर फिर नाम है ना, शब्दावली है परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरों पर और जीवी मतलब होता है जीव आश्रित रहना या जीवन यापन करना। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकते लेकिन अपने भोजन के लिए पूर्ण रूपेण दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, है ना। उन जीवों को कहते हैं परजीवी जीव।
ये परजीवी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी और अपूर्ण या आंशिक परजीवी। मतलब परजीविता जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक पूर्ण परजीवी और दूसरा आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी का मतलब जो पूर्ण रूपेण जो है दूसरे पर अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए आश्रित रहता है, वो कहलाता है पूर्ण परजीवी। और आंशिक परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कुछ तो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं और अधिकांश जो है वो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए जो है किस पर आश्रित रहते हैं? दूसरे जीवों पर। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं आंशिक परजीवी। जैसे इसके अंतर्गत हम उदाहरण ले सकते हैं, आपको मालूम होगा अमर बेल। आपने देखा है अमर बेल। ये जो अमर बेल जो है कहाँ पर उगता है? दूसरे पौधों के शाखाओं में, तने में, है ना। दूसरे पौधे के तने में उगा रहता है और उस पौधे द्वारा जो भोजन बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, उस भोजन को क्या करता है? वो ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए अमर बेल क्या होता है? एक परजीवी पौधा होता है। मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहा है बल्कि दूसरे पर अपने भोजन के लिए पूर्ण रूपेण आश्रित है। उसी प्रकार एक रेफ्रेशिया, ये भी एक परजीवी जीव है। इसका जो फ्लावर होता है वो जो रेफ्रेशिया जो पौधा है ये भी परजीवी जीव है या पौधा है जिसका फूल जो है सबसे बड़ा होता है ना। यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं उनसे जो खिलने वाले फूल में से सबसे बड़ा फूल किसका होता है? रेफ्रेशिया का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये रेफ्रेशिया का जो पुष्प होता है वो सबसे बड़ा होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प वाला पौधा बोलने से कौन होता है? रेफ्रेशिया। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। इसी में दूसरा पोषण की विधि जिसको कहा जाता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जीव किसको कहेंगे या पौधे किसको कहेंगे? ऐसे पौधे जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूपेण मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। उन जीवों को कहा जाता है मृतोपजीवी। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, नहीं दूसरे से भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए जो है ये मृतोपजीवी जीवन यापन करते हैं। जैसे मोनोट्रोपा, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, किसका? मृतोपजीवी पौधों का। फिर तीसरा है सहजीवी या सहजीविता। ऐसे जीव जो साथ जीवन यापन करें, है ना। ऐसे जीव जो साथ जीवन यापन करें और साथ जीवन यापन करते करते एक दूसरे को कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं, है ना। तो उनके इस जीवन शैली को कहा जाता है सहजीविता, है ना। और ऐसे जीवों को कहते हैं सहजीवी जीव। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे लाइकेन, जिसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? मसाले के रूप में, है ना। एक सहजीवी पौधा है जो साथ जीवन यापन करता है। जैसे जंतुओं में भी सहजीविता आपने देखा है ना। भैंस के पीठ पर बगुलों को बैठते हुए देखा है। भैंस के पीठ पर जो बगुला है वो अक्सर बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि उसको भोजन चाहिए, है ना। तो जो भैंस के पीठ में जो पिस्सू होते हैं सफ़ेद भूरे रंग के, वो पिस्सू को जो है बगुला क्या करता है? खाता है ना। तो बगुले को क्या मिल गया वहाँ पर? भोजन। और भैंस को क्या फायदा हुआ? वो पिस्सू जो उस भैंस के रक्त को चूस रहा था, है ना, उससे उसको छुटकारा मिल गया। इस तरीके से दोनों को लाभ हुआ, है ना। भैंस को भी लाभ हुआ, बगुले को भी लाभ हुआ। ठीक है, और तो इस प्रकार साथ जीवन यापन करना ही क्या कहलाता है? सहजीविता। जैसे इस पौधों में उदाहरण कौन हो गया? लाइकेन। अब चौथा है कीटभक्षी। कीटभक्षी किसको कहेंगे? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए जो है किस पर निर्भर रहते हैं? कीटों पर निर्भर रहता है ना।
उन पौधों को कहते हैं कीटभक्षी पौधे। जैसे इसके अंतर्गत आता है कलश पादप। कीटभक्षी पौधों के अंतर्गत कौन आता है? कलश पादप। कलश पादप के बारे में आपको पिछली कक्षा में बताया गया था। उसमें एक उसका जो शरीर होता है वो कलश के नुमा रहता है और उसके ऊपर एक ढक्कन रहता है, ऐसा है ना। उसके मुखाग्र पर, यहाँ पर एक मुखाग्र होगा और उसका शरीर जो है इस प्रकार कलश के रूप में रहेगा और इसमें एक कैफ रहता है। इसके मुखाग्र पर जो है मकरंद का सिक्रेशन किया जाता है। मकरंद का मतलब मीठे चीज़ों का श्रावण किया जाता है। ये मीठे चीज़ जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? कीटों का आक्रमण होता है ना। जैसे आपको यहाँ पे कहीं पर चींटी नज़र नहीं आ रहा है ना, यहीं पर थोड़ा सा शक्कर या गुड़ को लाकर डाल दो, 10-15 मिनट बाद वहाँ पर चींटियाँ आ जाएंगी, आएंगी, है ना। क्यों आएंगी? क्योंकि उनको जो है भोजन चाहिए और उसको स्मेलिंग पावर उनमें बहुत अधिक होता है, इसलिए वो मीठे चीज़ों को सूंघते पहुंच जाते हैं। वैसे ही जब ये मकरंद का सिक्रेशन इसके मुखाग्र पर होता है तो उस मकरंद के गंध से कीट जो है उसको अवशोषित करने के लिए, मतलब उसको चूसने के लिए, खाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर कीट आके बैठता है वैसे ही इसका जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है उसके बाद कीट क्या होगा? फंस गया, वो तो बाहर अब नहीं निकल सकता। कहाँ जाएगा? इसके शरीर के अंदर जाएगा, और शरीर के अंदर जाता है तो उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, पचा लिया जाता है, और उससे उस पौधे को क्या मिल गया? भोजन मिल गया। ठीक है, तो पोषण की इस विधि को कहा जाता है कीट भक्षी। उदाहरण हो गया कलश पादप। अब हम देखते हैं जंतुओं में पोषण। ठीक है, ये तो हो गया किसमें पोषण? पौधों में। जंतुओं में पोषण की विधि। जिस प्रकार पौधों में निश्चित पोषण की विधि है, उसी प्रकार जंतुओं में भी एक पोषण की एक निश्चित विधि है। जंतु, जितने भी जंतु हैं वो सब के सब क्या होते हैं? विषम पोषी जीव होते हैं। जितने भी जंतु हैं वो क्या है? विषम पोषी जीव हैं। विषम पोषी जीव अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए जो है दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ऐसे जीवों को कहते हैं हम विषम पोषी जीव। ठीक है, जितने भी जंतु जो है उसमें वो विषम पोषिता पाया जाता है, और ये पूर्ण भोजी होते हैं। पूर्ण भोजी का मतलब होता है भोजन को जो है पूर्ण रूप से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को कहा जाता है पूर्ण भोजी जीव या विषम पोषी जीव। इसके अंतर्गत हम पहला देख लेते हैं शाकाहारी। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है शाकाहारी। शाक का मतलब, शाक मतलब क्या होता है? शाकी या हर्ब। हर्ब मतलब पौधों के जो तने हैं, उनकी पत्तियां हैं, वो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, है ना। वो भाग कहलाता है शाकी। ठीक है, और हारी का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से किस पर आश्रित हैं? शाकी पदार्थों पर या शाकी जो है जीवों पर आश्रित हैं, है ना। शाकी कौन होता है? पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधे, कुछ पौधों के तने होते हैं, है ना। तो उनको यदि खाकर कोई जीव जीवित है तो उनके जो पोषण की विधि को हम क्या कहेंगे? शाकाहारी जीव। क्या आप उदाहरण बता सकते हैं शाकाहारी जीव का? कौन कौन से जीव हैं जो शाकाहारी कहलाएंगे? कौन कौन से कहलाएंगे? आप के घर में होगा गाय, है ना, बैल है, नहीं है, देखे होंगे बकरी, है ना, ये भी है, या नहीं है घर में, देखे होंगे रास्ते में चलते, स्कूल, घर से जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो आपको इन जानवरों का जो है अक्सर क्या होता है? सामना होता है। इसके अलावा हिरण हो गया, है ना, वो भी क्या है? शाकाहारी जीव जंतु है। ठीक है, दूसरा मांसाहारी। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए जो है किस पर निर्भर रहते हैं? शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहता है। ऐसे जीवों को हम कहते हैं मांसाहारी जीव। जैसे शेर, चीता, है ना, ये सब क्या कहलाएंगे? मांसाहारी जीव।
तीसरा है सर्वाहारी। सर्वाहारी जीव किसको कहेंगे? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए जो है शाकाहारी जंतुओं पर भी और मांसाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, मतलब हर विभाग अर्थात पेड़ पौधों के उत्पाद को भी खाते हैं और जंतुओं के मांस को भी खाते हैं, है ना। ऐसे जीवों को कहते हैं सर्वाहारी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है? कौन होगा? मनुष्य। मनुष्य जो है कुछ चीज को नहीं छोड़ता, पौधों के हर उत्पाद को खाता है, उसके अलावा मांस को भी खाता है, इसलिए सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाएगा इसको, ठीक है। इसी प्रकार परजीवी, जंतुओं में जो पोषण की अगली विधि है परजीवी, है ना। परजीवी का मतलब आपको या उसका अर्थ स्पष्ट हो चुका है कि ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते बल्कि अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या कौन कौन से जीव परजीवी होंगे? मच्छर हो गया, है ना, ह्यूमन लाउज हो गया जो सिर में पाया जाता है, फिर खटमल हो गया, खटमल से भी परिचित हैं, है ना। आपके घरों में जो बिस्तर होता है, खाट होता है, उस पर जो जीव पाया जाता है वो कहलाता है खटमल। वो क्या करता है? रक्त को चूसता है ना। इसी प्रकार हमारे आंत में बहुत सारे परजीवी हैं जिनको हम अंतः परजीवी कहते हैं, जैसे एस्केरिश, है ना, फीताकृमि। एस्केरिश, फीताकृमि ये सब क्या कहलाते हैं? परजीवी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। एस्केरिश जंतु है, फीताकृमि जंतु है, ठीक है। फिर जो मच्छर जंतु है ना, खटमल जंतु है, ह्यूमन लाउस जंतु है, ये सब क्या कहलाएंगे? परजीवी। और इनकी इस पोषण की विधि को कहा जाता है परजीविता, अर्थात अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। ये हो गया पहला आधारी लक्षण, है ना, 5 जगत वर्गीकरण का, दूसरा आधारी लक्षण। अब हम अगला देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण के आधारी लक्षण के अंतर्गत तीसरा जीवन शैली। जो जीव होते हैं उनकी जीवन शैली किस प्रकार की होती है ना। क्या वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या अपने भोजन के लिए जो है दूसरों पर आश्रित हैं? इस आधार पर इन जीवों के जो जीवन शैली जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला, उत्पादक, प्रोडक्टर या प्रोड्यूसर, है ना। जैसे फिल्मों में होता है प्रोड्यूसर, वैसे ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर या उत्पादक। किसको कहेंगे उत्पादक? ऐसे जीव जो स्वयं भोजन का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन आएंगे? समस्त हरे पेड़ पौधे। समस्त हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और साथ ही दूसरे जंतुओं के लिए या दूसरे जीवों के लिए भी भोजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे? हम उत्पादक कहेंगे, ठीक है। दूसरा, उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकता, है ना, उत्पादकों द्वारा बनाए गए भोजन को जो है अपने पोषण के रूप में क्या करता है? वो ग्रहण करता है। तो ऐसे जीवों को कहते हैं उपभोक्ता। ये उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। ये जो है 3 प्रकार के उपभोक्ता हो गए, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे? तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए जो है अपने पोषण के लिए पूर्ण रूपेण किस पर निर्भर हैं? हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं, ठीक है। वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, ठीक है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आएंगे? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर हैं? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हैं। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर है? प्राथमिक उपभोक्ता पर, वो कहलाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर तृतीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए जो है
प्राथमिक द्वितीयक या फिर प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता पर आश्रित है, निर्भर है, उनको कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, जैसे तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मनुष्य भी आएगा, है ना, क्योंकि वो जो है इनको भी वो कर सकता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है इनको भी, और उत्पादकों को भी। इस प्रकार से मनुष्य जो क्या हो जाएगा, किस श्रेणी में आ जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता श्रेणी में। अब ये जो उत्पादक उपभोक्ता हो गया, और इसका जो तीसरा वो है वो कहलाता है अपघटक या डीकम्पोजर। तो ऐसे जीव जो जीवित मृत जो जीवों के शरीर को जो है अपघटित करके, है ना, मृत जीवों का जो जीवों का शरीर जो है किससे बना हुआ है, कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना, उन कार्बनिक तत्वों को मृत जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जो कार्बनिक तत्व है उसको अपघटित करके कहाँ मिला देता है, वो मिट्टी में, मृदा में मिला देता है। ठीक है, ऐसे जीवों को हम कहते हैं अपघटक। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे अपघटक के अंतर्गत? कौन कौन से जीव आएंगे? जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिससे कवक के अंतर्गत आने वाले जीव हो गए, कुछ जीवाणु हैं, है ना, कुछ विषाणु हैं। ये सब जीव क्या करेंगे, अपघटक की तरह जीवन यापन करते हैं और वो अपघटन करने का कार्य करते हैं। ये तो हो गया अपघटक। अब अगला देख लेते हैं एक और आधारी लक्षण के अंतर्गत चौथा, एक कोशिकी या एक कोशिकीयता और बहुकोशिकीयता। हमें मालूम है हमारे आसपास बहुत सारे जीव हैं, कुछ हमने प्रोटोजोआ देखा है, प्रोटोजोअन्स देखा है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम हो गया, है ना, कुछ जीवाणु, विषाणु देखे, है ना, और वहीं पर नीले व्हेल जैसे विशालकाय प्राणी भी देखे। तो ये जो जीव है उनकी शारीरिक जो संरचना होता है, वो शारीरिक संरचना कितने कोशिका से मिलकर बना हुआ है, उस आधार पर जीवों को कितने श्रेणी में बांटा गया है, 2 श्रेणी में, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसे जीव जिनका शरीर जो है एक ही कोशिका का बना हुआ होता है वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव, और ऐसे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं होते हैं वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जो प्रोटोजोअन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, कौन से जगत, मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव जिनका शरीर जो है कितने कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है, मात्र एक कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। फिर बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर जो होता है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है ना, जैसे मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, गाय, बैल, भैंस क्या होंगे, बहुकोशिकीय जीव होंगे, है ना। तो यहाँ पर एक कोशिकीयता और बहुकोशिकीयता का मतलब स्पष्ट हो गया, है ना, एक कोशिकी जिसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है और बहुकोशिकी जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आज आपने 5 जगत वर्गीकरण के जो जगतों का अध्ययन किया और उसके साथ साथ 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारी लक्षणों के बारे में आपने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो डे होगा, नेक्स्ट कालखंड में आप इसके अगले जो घटक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।